अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। फिफ्थ है कॉस्ट कंसेप्ट। सिक्स्थ है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। एट्थ है मैचिंग कंसेप्ट। नाइन्थ है रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन कंसेप्ट। नाइन्थ टेंथ है एक्रूल कंसेप्ट। 11th है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। 12th है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। 13 है मटेरियलिक कंसेप्ट। तो ये 13 कंसेप्ट हो गए। ओके, अब वन बाय वन इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी यानी बिजनेस का अलग एंटिटी है, बिजनेस के ऑनर से है। बिजनेस एंटिटी यानी बिजनेस जो है वो ऑनर से सेपरेट रहता है। बिजनेस का अपना सेपरेट एंटिटी है और वो ऑनर से बिल्कुल भी अलग रहता है। तो इसमें जो है अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी इकोनॉमिक इज यूनिट विच ओज इट्स ओन। हाँ, तो बिजनेस का खुद का लायबिलिटी है और खुद का एसेट्स होता है, जबकि ऑनर का पर्सनल एसेट्स जो होता है वो बिजनेस में नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोनों का जो संपत्ति है, दोनों की अलग अलग संपत्ति है, वो बिजनेस में नहीं मिक्स कर सकते हैं और लायबिलिटी भी दोनों की अलग अलग होती है। लेकिन जो ऑनर जो कैपिटल लगाता है अपना बिजनेस में, वो वहीं तक के भागीदार है जितना वो पूंजी लगाया है, उतना ही पूंजी वो अपना निकाल सकता है बिजनेस से है। नॉन कोऑपरेटिव बॉडीज़ जैसे होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें ऑनर और बिजनेस दोनों एक ही होता है। अगर कोई भी फाइल केस लड़ना होता है तो बिजनेस के तो जो ऑनर ही उस बिजनेस के लिए लीगल पर्पस के लिए लड़ता है। बट फॉर अकाउंटिंग पर में बिजनेस इज ट्रीटेड फ्रॉम इट्स ऑनर अकाउंट। हाँ, तो ये दोनों एक रहता है। नेक्स्ट है गोइंग कंसेप्ट। गोइंग कंसेप्ट मतलब क्या हो गया आपका है बिजनेस जो है लॉन्ग समय तक के चलता, गोइंग चलता रहेगा। इसका मतलब है कि बिजनेस आपका लॉन्ग समय तक के चलता जाएगा। अगर प्रोडक्शन का है तो वो बहुत लंबा चलेगा, फ्यूचर में भी चलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको द गोइंग कंसेप्ट डज नॉट इम्पल्स परमानेंट कंटिन्यू। हाँ, परमानेंट कंटिन्यू नहीं रहेगा है, ये लॉन्ग टर्म इनफ चलेगा, लेकिन इसका पर लंबा समय तक के चलेगा। लेकिन ये बहुत एकदम श्योर नहीं है कि एकदम बहुत सालों तक के चेंज भी हो सकता है। अब द कंसेप्ट इन बिजनेस एज ए होल सिग्निफिकेंट ऑफ एक्सप्लेन। हाँ, ये किसमें आता है गोइंग कंसेप्ट में फिक्स एसेट जो होता है वो माइनस करके डेप्रिसिएशन से निकाला जाता है। इन्वेंट्री स्टॉक जो होता है वो कॉस्ट वैल्यू या मार्केट वैल्यू से दोनों में से जो कम होगा उसको लिया जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं एसेट साइड में शो किए जाएंगे हैं। और एक्सपेंसेस का एलोकेशन, ठीक से एक्सपेंसेस कौन सा एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, ये एलोकेशन इनकम और एक्सपेंडिचर देख के किया जाता है। थर्ड है इसमें है मनी मेजर कंसेप्ट। मनी मेजर यानी जो मेजर में मनी में कैलकुलेशन किया जाए उसी को ट्रांजैक्शन माना जाता है। जो मनी में मेजर नहीं किया जाता जिस ट्रांजैक्शन को, उसको हम कंसेप्ट में नहीं लेंगे। जैसे पॉलिसी हो गया, वेजेस का, वर्कर लोग का, हेल्थ का, चेयरमैन का कंडीशन, चेयरमैन का कंपनी में क्या कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन, सेल पॉलिसी, क्वालिटी, लेबर रिलेशन, ये सब मनी में नहीं आता है, मनी में मेजर नहीं किया जाता, इसीलिए इसको नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा बुक अकाउंटिंग में। बुक ऑफ अकाउंटिंग में उन्हीं चीज़ को अकाउंट मेजर किया जाएगा जो मनी में रिकॉर्ड किया जाता है या मनी में उसको मेजर किया जाता है।
नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का मतलब है कि कम से कम 1 साल के लिए अकाउंट ज़रूर चलना चाहिए। अकाउंटिंग कंसेप्ट पीरियड का मतलब है कि 1 साल तक के अकाउंटिंग है, इसको हम 1 साल के अंदर 6 महीने पे भी, हम 6 माही पे भी अपना रिपोर्ट प्रेजेंट कर सकते, फाइनेंशियल पोजीशन इशू कर सकते हैं। क्योंकि जो आउटसाइडर रहते हैं, इन्वेस्टर रहते हैं, उन लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं कि बिज़नेस का क्या स्थिति है, क्या हाल है, ये सब जानने के लिए वो बहुत उत्सुकता रहता है। ये 6 महीने का, लेकिन यूजली ये 1 साल के लिए ही बनाया जाता है अकाउंटिंग पे, लेकिन इसमें इंटरवल देके आप 6 महीने पे भी अपना फाइनेंशियल पोजीशन इशू कर सकते हैं। इससे क्या बोलते हैं, इससे बाहर वाले लोगों को पता चल जाता है। यूजली ये 12 मंथ का पीरियड के लिए ही रहता है। क्यों किया जाता है? ताकि हम इनकम को मेजर किया जा सके कि इनकम कितना साल भर में हुआ या 6 महीने में कितना इनकम हुआ है हमारा है। दिस प्रिंसिपल सजेस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कैपिटल रेवेन्यू इज़ बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट यानी मूल्य का कंसेप्ट। जैसे हमने 5,000 में ज़मीन खरीदा है, आज उसका मार्केट वैल्यू 60,000 है, तो उसको हम 5,000 ही रिकॉर्ड करेंगे। और अगर वो सपोज़ कल को फ्यूचर में वो 4,000 हो जाता है उसका मार्केट वैल्यू, तो उसको हम 5,000 ही उसका रिकॉर्ड करेंगे बुक ऑफ अकाउंटिंग में है। क्योंकि ये कॉस्ट जो उसका प्रेजेंट जो कॉस्ट रहेगा उसी को कंसेप्ट है। द कॉस्ट डज नॉट मीन दैट द एसेट विल ऑलवेज एज शो द कॉस्ट। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमेशा कॉस्ट जो है कॉस्ट कंसेप्ट में हमेशा उसका कॉस्ट पे ही दिखाया जाए। कभी कभी ये कॉस्ट से ऊपर भी दिखाया जाता है, कभी कभी इसको अंडर कॉस्ट भी किया जाता है बाय चार्जिंग द डेप्रिसिएशन करके कम करके भी दिखाया जाता है। तो ये तो अब फाइनेंशियल पोजीशन को जज करने के लिए ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। ड्यूअल कंसेप्ट मतलब दो नीति कंसेप्ट। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ड्यूअल यानी एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई एक ले या कोई किसी को बेनिफिट पहुंचाए, लेना देना दोनों होना चाहिए, दोनों मॉनेटरी टर्म है। वन शुड रिसीव द बेनिफिट्स एंड अदर शुड गिव द बेनिफिट्स। तो एक बेनिफिट रिसीव करेगा, दूसरा बेनिफिट देगा, उसी को बोलते हैं हमें ड्यूअल कंसेप्ट। जैसे फर्नीचर परचेज़ किया हमने 10,000 का फर्नीचर प्राइस में फर्नीचर हमारा आ गया, हमें रिसीव हो रहा है, खरीद लिया है तो फर्नीचर आया, और जा क्या रहा हमारा कैश जा रहा है। तो इसमें एक आ रहा है एक जा रहा है, तो डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्या करेंगे फर्नीचर, और क्रेडिट कर देंगे हम कैश को। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, डेबिट और क्रेडिट इक्वली है। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी होता है। ये कंसेप्ट क्या करता है, इग्नोर कर देता है फ्यूचर के जितनी भी गलतियाँ होती हैं इन सबको, इन गलतियों को रोकने के लिए कंसेप्ट बनाया कि एक ट्रांजैक्शन को 2 बार रिकॉर्ड किया जाएगा। ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन के लिए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। और प्रिंसिपल इज़ डिडक्टेड, द प्रिंसिपल हेल्प इन डिडक्टिंग द एरर। तो एरर जो भी होता है उन सबको कम करता है। मैचिंग कंसेप्ट मतलब क्या हो गया, आपका एक्सपेंसेस और रेवेन्यू दोनों एक दूसरे से मैच करना चाहिए। कितना खर्चा कितना, तो कितना आया खर्चा किया तो कुछ आया आना चाहिए ना। ड्यूअल कंसेप्ट बता चुका है करके, कुछ आएगा तो कुछ जाएगा, कुछ जाएगा तो कुछ आएगा। तो क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। ये किस पे द वेरियस बेसिस ऑन डिटरमाइन द पीरियड इन रेवेन्यू इज रिलीज। रेवेन्यू कहाँ से आता है, कैश सेल से आता है, सेल से आएगा, कैश से आएगा, प्रोडक्शन से आएगा, और एक्सपेंसेस कितना लगेगा ये हमें पता चल जाता है, और रेवेन्यू इतना आएगा करके है। इट रिक्वायर द वेरियस, और रेवेन्यू कितना लगेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या, क्रूड इनकम क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या, अन्य ये सब हमारा एक्सपेंसेस हो गया। और पैसा आने का साधन है सेल से, कैश से और प्रोडक्शन से आएगा, और खर्चा होएगा आउट एक्सपेंसेस पहले दे दीजिए, क्रूड इनकम से, प्रीपेड से, ये सब हमारा क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर हो गया हमारा। तो दोनों एक दूसरे से मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ी हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। मैचिंग प्रिंसिपल ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ पर्सन जजमेंट। तो इसमें पर्सनल जजमेंट, अपने निजी अनुभव के अनुसार भी इसको हम मैचिंग कर सकते हैं, जैसे डाउटफुल डेप्ट और डिस्काउंट डेप्ट में। रेवेन्यू रिकग्नाइज कंसेप्ट यानी रेवेन्यू आने का, जो आया नहीं है पर आने का भी, पेड आया नहीं, रिसीव नहीं, ऐसे कंसेप्ट पे ये बेस्ड है। रेवेन्यू फ्यूचर में आएगा, अभी नहीं आया है, इस पर ये बेस्ड है। तो इसमें कौन कौन सा होता है आपका है रेवेन्यू रिकग्नाइज कंसेप्ट। मतलब मेयर खाली अगर ऑर्डर आ गया है, ऑर्डर प्लेस को, उसको हम रेवेन्यू नहीं मानेंगे। ऑर्डर खाली आया, जब तक कि हम उसको कस्टमर को बेच नहीं दे देते, वो मालिक नहीं बन जाता, उससे पहले हम उसको आय नहीं मानेंगे। एसेट रिसीव, जब एसेट आ जाता है तब हम समझते हैं कि ये हमारा
एसेट हो गया है, ये हमारा कैश जाएगा। कंप्लीट प्रोडक्शन, कंप्लीटेड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन अगर हम कोई चीज़ कर देते हैं कंप्लीट हो जाता है, इसका मतलब अब हमारा आय आएगा। प्रोडक्शन कंप्लीशन, अगर हमने कोई ठेका लिया है, अगर कर दिया, काम कंप्लीट कर दिया है ठेका को, तो कुछ दिन के बाद उसका आय हमारे पास धीरे धीरे आए या एक साथ आ जाए पर आएगा है। एक्रूअल कंसेप्ट मतलब accrual all expenses recorded on the basis of the accrual, not on the basis of actual cash paid or received। तो accrual मतलब कि हमारा accrual कंसेप्ट यानी आएगा, ये पैसा हमारे पास आएगा, अभी आया नहीं है पर ये रिसीव होगा फ्यूचर में। ये रिकग्नाइज रेवेन्यू कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। Expenses when the assets or benefits are used other than they are paid, the concept will determine the profit or loss during the year। इसका मतलब यही है कि इसके ये हम पहले से ही पहचान लेना है करके हमारा क्या आय होगा और क्या व्यय होगा हमारा है, इसी के ऊपर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर ये पूरा खोल के बैलेंस शीट के अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते हैं उसमें हमें सारा विवरण देना पड़ता है, क्या इनकम हुआ साल भर में, क्या लॉसेस हुआ। उसके अलावा हमें फुल डिस्क्लोजर फुट नोट में, बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट रहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे फुट नोट होता है। फुट नोट में हमें अदर इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, जैसे कि कंटिजेंसी लायबिलिटी अपीयर ऑन द फुट नोट। फुट नोट के नीचे ही हमारा कंटिजेंसी लायबिलिटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारा फुट नोट में जाएगा। ओके, हमें सारा चीज़ को डिस्क्लोज करना है, खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाना, फुट नोट भी हमें डिस्क्लोज कर देना चाहिए। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, नेक्स्ट हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट मतलब हमें प्रिंसिपल, वही प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मेथड और प्रैक्टिस हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने समय हर साल उसी प्रिंसिपल, मेथड और प्रैक्टिस को एप्लीकेबल करें ईयर आफ्टर ईयर। चेंज नहीं करना चाहिए, चेंज करेंगे तो हमारा कंपैरिजन अच्छा नहीं हो पाएगा, और कंपैरिजन अच्छा नहीं होगा तो हमारा पॉलिसी मेकिंग में हमें डिफ़िकल्टी होती है। इफ़ अकाउंट इज़ मेंटेन ऑन द एक्रूअल बेसिस इन 1 ईयर, अगर एक्रूअल बेसिस पर एक साल बनाया गया है अकाउंटिंग को तो दूसरे साल भी उसी को नियम को फॉलो करना चाहिए। कंसिस्टेंसी डज नॉट, इस कंसिस्टेंसी का ये मतलब नहीं होता कि हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते, ज़रूरत पड़ने पे हम चेंज कर सकते हैं। और फुली डिस्क्लोज करना चाहिए इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, क्यों चेंज किया गया है। इससे हमारा पर्सनल निजी कोई भी गलती करने से हम बचेंगे अगर हम एक तरह की पॉलिसी प्रैक्टिस प्रिंसिपल ईयर आफ्टर ईयर हम अगर करेंगे तो। पीरियडिकली करने से, ये प्रैक्टिस को हर साल अप्लाई करने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कंपेयर कर सकते हैं और गलतियों को कम ही कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन प्ले सेफ, प्लेइंग सेफ। कंजर्वेशन के मतलब क्या हो गया आपका, 14th वाला क्या हो गया आपका है कंजर्वेशन कंसेप्ट। कंजर्वेशन है प्लेइंग सेफ, सेफ होके चलना है, लॉसेस को हमें ज़्यादा दिखाना है और मुनाफा को कम दिखाना है, क्योंकि मुनाफा अगर ज़्यादा दिखा देंगे तो अरे बहुत मुनाफा रहा, बहुत मुनाफा हो के हमारा बिजनेस डूबने लगता है। तो लॉसेस को हमें, रेवेन्यू को हमें कम दिखाना है और इनकम को हमें कम दिखाना है और एक्सपेंडिचर्स को और लॉसेस को ज़्यादा दिखाना है, ताकि हम अगर फ्यूचर में कोई अगर लॉस भी हो तो हमारे पास इतना रेवेन्यू रिजर्व रहता है या इनकम रिजर्व रहेगा, उससे हम कॉम्पनसेट करके हम बराबर कर सकते हैं। तो सेफ प्ले करना इसको है। नेक्स्ट है मटेरियलिक कंसेप्ट। मटेरियलिक कंसेप्ट यानी हमें उन कंसेप्ट को डिस्क्लोज कर देना है अकाउंटिंग में है जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए लिहाज से ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंट है। अकाउंटेंट शुड रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन व्हाट इज, अकाउंटेंट का ये काम है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन मटेरियल है जिसको हम डिस्क्लोज करना चाहिए है। द मटेरियल डिपेंड अपॉन, ये मटेरियलिक इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, इस पर डिपेंड करेगा कि अकाउंटेंट किस व्यू से, किस सब्जेक्ट टर्म से लेता है। मटेरियल डिस्क्लोज द फाइनेंशियल, मटेरियलिक इन्फॉर्मेशन अगर हम खोलेंगे तो हमारा अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा बनेगा है। सपोज़ अगर हम क्या बोलते हैं मारुति उद्योग के लिए तो स्पेयर पार्ट कुछ छोटा सा बात है, लेकिन वही एक स्पेयर पार्ट दुकान के लिए लूज टूल जो है वो बड़ी सी बात है। तो ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन किसके लिए हो गया है, स्पेयर पार्ट्स के दुकान के लिए, और मारुति उद्योग के लिए रिपेयरिंग टूल्स जो होती हैं वो छोटी सी बात है, वो इमैटेरियलिक हो गया। ओके व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।